Hello friends, I'm back with the chapter of the French Revolution. This is the part 3. We have discussed, हमने पहले पढ़ चुका है जैसे और द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे लोगों पे क्या कॉजेज़ थे जिसकी वजह से लोगों को रिवॉल्ट करना पड़ा अगेंस्ट द किंग, और कैसे नेशनल असेंबली फॉर्मेशन हुआ, कैसे उन लोगों ने उसकी पावर को लिमिटेड किया और फ्रांस बिकेम से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस में। तो अब हम ये देखेंगे कि फ्रांस फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, फ्रांस एक रिपब्लिक कैसे बना फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिक हम मतलब जानते हैं, रिपब्लिक वो देश को हम लोग कहते हैं जिस देश में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो भी इलेक्टेड बाय द पीपल, जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो भी डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट होता है। ओके, सो विल गो विद दिस 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 इज द रिकैप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। हमने देखा यहाँ पे कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द थ्री डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। ओके, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। और जिन लोगों को जो लेजिस्लेचर थे नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, उसमें तो नेशनल असेंबली कहते थे उसको, वो उसके लिए वोट करते थे। कुछ इलेक्टर्स वोट करते थे, इलेक्टर्स को लाइक सिटीजन्स वोट करते थे जिसे एक्टिव सिटीजन्स कहते थे। द सिटीजन्स वर नोन एज एक्टिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन वो लोग थे जो 25 साल, वो मेन थे जो 25 साल से ऊपर एज के थे और 3 दिन के लेबर का लगभग टैक्सेस भरते थे, लेबर्स वेजेस का। ओके, एंड अदर वर कॉल्ड पैसिव सिटीजन, दे डिडंट हैव द राइट टू वोट। तो हमने देखा कि ये लोगों को जो पैसिव सिटीजन जिसे कहते हैं, इन लोगों को अकेला छोड़ दिया गया। ओके, इन लोगों को मूवमेंट में ये लोग ने भी बहुत मेहनत किया था। इन लोगों ने मूवमेंट में वुमेन्स ने भी बहुत हेल्प किया था, इवोल्यूशन में साथ दिया था। जो गरीब पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उन लोगों ने भी बहुत ही हिस्सा लिया था बढ़ चढ़ के। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इन लोगों के राइट्स के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो इन लोगों ने खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा और इन्हें भी ये रिवॉल्यूशन, इन्हें पता था कि रिवॉल्यूशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, इस रिवॉल्यूशन को इन्हें आगे ले जाना होगा और इसे इन्होंने आगे ले गया और तब जाके लोगों को इतना अधिकार मिला। और यहाँ पे जो रूलर थे वो एग्जीक्यूटिव के जो हेड थे वो किंग हुआ करता था, किंग के पास एक वीटो पावर हुआ करता था, जिसे भी हटा दिया गया जब फ्रांस कंप्लीट रिपब्लिक बन गया था, क्योंकि किंग सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। ओके, सो हम देखेंगे, इससे पहले हम जानेंगे कि डिफ़िकल्टीज़ क्या फेस हुई नेशनल असेंबली जब गवर्नमेंट बनाया अपना, जब 16 जब नेशनल असेंबली को रिकग्निशन दे दिया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क किया, तो क्या डिफिकल्टीज फेस किया नेशनल असेंबली में। द फर्स्ट डिफिकल्टी वाज दैट लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज आल्सो एंटर्ड इन सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्शिया। मतलब लुइस 16 राजा जो था, लुइस 16 वो तो मान गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आए, कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था, लेकिन वो सीक्रेटली जो किंग ऑफ पर्शिया थे उनसे भी उनका नेगोशिएशन चल रहा था कि मतलब आप आइए, हमें हेल्प कीजिए, या इस तरीके से मतलब कुछ सीक्रेट मीटिंग्स चल रहे थे। और जो आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज थे, जो फ्रांस में जो आइडियोलॉजी डेवलप हो रहा था अबाउट द फ्रीडम, लिबर्टी, नेशनलिज्म, मोनार्की सिस्टम से हटने का और एक रिपब्लिक बनने का, एक लोग अपने अधिकार के बारे में जागरूक जो हो रहे थे, तो ये सब जो रिवॉल्यूशन थे या डेवलपमेंट्स थे फ्रांस में, इसकी वजह से जो उसके पड़ोसी देश थे, जो कंट्रीज़ थे, जैसे वो लोग काफ़ी नाखुश थे, और क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके यहाँ भी ये आग लगे, उनके यहाँ भी ऐसा हो। तो इसलिए वो भी चाहते थे कि फ्रांस में भी ये जो सब कुछ चल रहा है, ये रिवॉल्यूशन चल रहा है, ये ख़त्म हो जाए। तो ये तो डिफ़िकल्टीज थे नेशनल असेंबली के सामने में। तो इसलिए इससे डर के नेशनल असेंबली वो लोग ऐसा प्लान कर रहे थे कि ये सारे इवेंट्स को ख़त्म करके आर्मी भेज के, ट्रूप्स भेज के फ्रांस में, और राजा के किंग लुइस 16 की मदद से, रशिया, ऑस्ट्रेलिया की मदद से वो लोग इस मूवमेंट्स को ख़त्म कर दे आर्मी भेज के फोर्सफुली। तो इस बारे में पता चल गया नेशनल असेंबली को ऑलरेडी, और तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने उससे वो ऐसा कुछ करे इनसे पहले 1792 में वॉर डिक्लेयर कर दिया। दे डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट द रशिया एंड द ऑस्ट्रिया इन अप्रैल 1792। तो जब वॉर डिक्लेयर हुआ तो बहुत लोग ने खुद को वॉलंटियर किया टू जॉइन द आर्मी, क्योंकि ये समझते थे कि ये वॉर उनका वॉर है, दिस इज़ वॉर ऑफ द पीपल। जो राजा का जो अत्याचार था, हज़ारों साल से रूल था यूरोप में, ओके, जो सिस्टम था मोनार्की सिस्टम, इस सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई है। ओके, इसलिए लोगों ने खुद को वॉलंटियर्स किया, इस युद्ध में हिस्सा लिया। ठीक है, दे ऑल sang the patriotic songs known as martials,
कंपोज बाय रॉगेट डे इसलिए विच इज़ टुडेज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ये नेशनल एंथम, ये सॉन्ग पे इन लोगों ने मार्च किया। ओके, फर्स्ट टाइम दे मार्च एंड द वॉशेज। तो ये जो युद्ध चला या वॉर चल रहे थे, इसकी वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस हुए नेशनल असेंबली के, बहुत से लॉसेस हुए। वॉर कभी भी दे ऑलवेज ब्रिंग सम लॉसेस। ओके, सो देयर वाज कंप्लीट लॉसेस, द इकोनॉमिक डिफिकल्टीज वर फॉर द पीपल, लोगों के लिए मुश्किल बढ़ रहा था। जब लोग the revolution France the revolution was what brought losses and difficulties to the people, while the men were जब men fight करते थे तो women घर पे रह के जो घर का टास्क होते थे, अर्निंग करना या घर संभालना, वो सब देखती थी। लास्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, तो लोग लेकिन कन्विंस थे कि रिवॉल्यूशन फर्दर होना चाहिए, रिवॉल्यूशन यहाँ ख़त्म नहीं होना चाहिए, रिवॉल्यूशन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि क्योंकि 1791 जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक तो राजा भी था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, और साथ ही साथ हर आदमी को वोट करने का अधिकार नहीं था। इट वॉज ओनली लिमिटेड टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, जैसे हमने देखा कि जो लोग टैक्स दे सकते थे, जो एक्टिव सिटीजन थे, उन्हीं को वोट करने का अधिकार था। तो ये सिस्टम के खिलाफ लोग चाहते थे कि रिवॉल्यूशन आगे बढ़े। ओके, तो उसकी वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बना। पॉलिटिकल क्लब्स ऐसी जगह पे थे, सब ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के क्लब्स हुआ करते थे, जहाँ पे लोग अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते थे, जो पॉलिसीज़ थे गवर्नमेंट के, जो प्लान हुआ करते थे गवर्नमेंट के या एक्शंस, उसको डिस्कस करते थे, अपना प्लानिंग करते थे। ओके, तो इसी में से एक क्लब था, इट वॉज जैकबिन क्लब, बहुत फेमस क्लब था जैकबिन क्लब, विच गॉट इज नेम फ्रॉम एक कॉन्वेंट था सेंट जैकब पेरिस में। कॉन्वेंट तो एक चर्च, हम वी कॉल बिल्डिंग्स बिलोंग टू कम्युनिटी, जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो सेंट जैकब के नेम पे जैकबिन्स क्लब था। ओके, तो जैकबिन्स क्लब के जो मेंबर्स थे, दे बिलोंग टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब वो लोग थे, मतलब गरीब लोग थे, जो कि छोटे छोटे दुकानदार हैं, आर्टिस्ट हैं, शॉपकीपर्स हैं, कुक्स हैं, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स भी है, डेली वेज वर्कर्स, ये सब छोटे लोग जो गरीब लोग थे हुआ करते थे, वो लोग इस क्लब के मेंबर थे। तो वो लोग को, जिन लोगों को अधिकार नहीं मिला था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, और उन लोगों का एक लीडर थे, दैट वाज नोन एज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ओके, ही वाज लीडर ऑफ जैकबिन्स क्लब। तो अब क्या था कि लोगों में इसका पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिस तरह से नेशनल असेंबली का पॉपुलैरिटी था वो अब घटते जा रहा था बिकॉज ऑफ वॉर एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड नाउ द जैकबिन वाज बिकमिंग पॉपुलर, देयर रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ वाज बिकमिंग पॉपुलर। जैसे वो लोग नी ब्रीचेस पहनना चालू कर दिए थे, इन शो डिफरेंस करने के, लोगों को खुद से अलग दिखाने के लिए। ओके, सो तो उन लोगों ने क्या किया, इंसरेक्शन, उन्होंने राजा के खिलाफ इंसरेक्शन प्लान किया, द किंग्स के खिलाफ, और मोनार्की को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। क्या किया, इन द समर ऑफ 1792 जैकबिन्स प्लान एंड इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरिशियंस हु वर एंग्रीड बाय शॉर्ट सप्लाइज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। कुछ लोग थे जो कि अभी भी गुस्सा थे, जो हाई प्राइस ऑफ फूड के कारण और शॉर्ट सप्लाई के कारण, उन लोगों को इकट्ठा किया जैकबिन्स ने, और उन्होंने 1792 में अटैक कर दिया। on the morning of August 10th, okay, they attacked the palace, stormed the palace of Tuileries, massacred the kings का किंग्स आर्ट को उन्होंने मार दिया, और किंग को उन्होंने हॉस्टेज बना लिया कुछ घंटों के लिए। ओके, फिर असेंबली ने वोट किया कि राजा को जेल में इम्प्रिजन कर दिया गया, रॉयल फैमिली को, राजा और उसकी फैमिली को, और उसके बाद फिर से इलेक्शंस हुआ, और इस बार क्या था कि हर आदमी जो 21 साल से ऊपर था, ऑल मेन हु वर 21 ईयर्स ऑफ एज अबव, रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ, कितना टैक्स देते हैं किसी को मतलब लगता है, दे ऑल गॉट द राइट टू वोट। इस तरीके से सब लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला। लेकिन यहाँ भी फुल डेमोक्रेसी नहीं था, क्योंकि ऑल मैन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वुमेन। ओके, तो जो नया इलेक्टेड असेंबली जो बना, जो नया गवर्नमेंट जो बना, उसे कन्वेंशन नाम दिया। क्या नाम दिया गया उसे? कन्वेंशन। एंड द लीडर ऑफ द कन्वेंशन वाज नन अदर देन द लीडर ऑफ जैकबिन्स क्लब, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ओके, so on 21 September 1792 it abolished, the monarchy system was completely abolished, and the France became as the republic. Okay, as you know, republic is a system in which the head of the institution is also a person elected directly by the people. So now the head of the state was Maximilian Robespierre. So you can term that ये तो पीरियड अच्छा हुआ कि लोग, हर लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला, एक कन्वेंशन, एक नया सिस्टम, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन
इस पीरियड को जो फ्रांस में इस पीरियड को हिस्टोरियंस जो कहते हैं एज अ रेन ऑफ टेरर, या आतंकित या आतंक का समय इसे कहते हैं। क्यों? 1793 टू 1794 दिस पीरियड इज रेफर्स टू द रेन ऑफ टेरर, क्योंकि रॉबेस्पियर जो लीडर ऑफ जैकोबिन्स क्लब, जो कि अभी सोसाइटी जो भी अभी कन्वेंशन का हेड था, पहले तो उसने 21 जनवरी 1793 को जो किंग थे लुई 16 उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब जो मृत्यु दंड जिसे कहते हैं उसे सजा दे दी गई इन 1793। उसके कुछ दिनों बाद जो रानी थी मारी एंटोनी, उसे भी सेम सजा दिया गया। तो रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट, तो वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करता था, व्हाट कंट्रोल एंड पनिशमेंट, मतलब वो किसी को माफ़ नहीं करता। जो भी उसको लगता था कि जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है या जो उसके खिलाफ है, उन लोगों को वो गिल्टाइन कर देता था। गिल्टाइन मतलब एक तरह का एक गिल्टिन वाज इंस्ट्रूमेंट विच आर यूजिंग टू बिहेड अ पर्सन, गर्दन काटने के लिए यूज़ किया जाता है। दो साइड से ब्लेड लगा रहता है और पोल्स रहते हैं उसमें साइड से। तो इट वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गिल्टन, सो इट इज नेम्ड एज द गिल्टिन। ओके, सो ही गिल्टाइन ऑन द पर्सन, तो सबको मृत्युदंड कोर्ट्स में, मतलब कोर्ट में खिलाफ उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल केस चलाता था और कोर्ट उसको गिल्टी जब दिया जाता था तो उसे वो गिल्टाइन करा देता था, मतलब मरवा देता था। All those whom you saw as the same thing, all those whom he saw as his enemies of the republic, जो रिपब्लिक का ये जो डेमोक्रेसी का उसको उसे दुश्मन लगता था, जैसे एक्स क्लर्ज नोबल्स एंड क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, उसके खुद के पार्टी के लोग जो उससे एग्री नहीं करते थे, उन सब लोगों को वो अरेस्ट करके इम्प्रिजन करके और उनके खिलाफ केस चला के अल्टीमेटली उन्हें गिल्टी प्रूफ करके उन्हें गिल्टाइन करवा देता था, मतलब मरवा देता था। ओके, सो दिस वाज अ सीवियर पॉलिसी व्हिच ही यूज्ड टू फॉलो, जो कि अल्टीमेटली इसके खिलाफ खुद ही चली गई। तो ये वैसा क्यों करता था, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कुछ स्पीच जो था रॉबेस्पियर का, उसे 7 फरवरी 1794 उस स्पीच को कन्वेंशन जो उसने कहा था, उसे बताया कि उसमें उसके अंदर एक डर था, और उसके अंदर एक डर था कि जो 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 इतनी मुश्किल से उन लोगों को जो रिपब्लिक मिली है या जो अधिकार मिला है, राइट टू वोट या जो डेमोक्रेसी, वो उनसे छीन ना जाए। इस डर की वजह से वो अपने पॉलिसीज़ के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट था, और उसे लगता था ऐसा कि ये समय, मतलब अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसके ऊपर हावी हो जाएंगे और ये जो रिपब्लिक है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, कुछ लोग थे जो कि इस पॉलिसी को सही नहीं मानते थे, समझते कि अगर हमें समय देना चाहिए, डिसिप्लिन करना चाहिए लोगों को, तब लोग अपने अधिकार को खुद समझेंगे, और ऐसा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, सो पॉलिसीज़ क्या थे रॉबेस्पियर, उसके बारे में पढ़ेंगे। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज मेकिंग प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑफ, मतलब किसी ऐसा आदमी नहीं उसको मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मिले या बहुत ज़्यादा अमीरी और गरीबी के बीच में गैप ना हो, इसलिए रॉबेस्पियर क्या करता था कि वो एक मैक्सिमम वेज पर सीलिंग स्पाइसेस को सील कर दिया था। उससे ज़्यादा सैलरी किसी को नहीं मिल सकता, वेज किसी को नहीं मिल सकता। मीट और ब्रेड जो थे, जो कि लोगों के डेली नीड्स के चीज़ थे, वो राशन किया गया थे, प्राइस फिक्स कर दिया गया था उसका। गवर्नमेंट यूज टू बाई फॉर द फिक्स प्राइसेस and provided in the cities. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at a fixed price. The government जो प्राइस फिक्स करता था उसी प्राइस पे peasants को बेचना पड़ता था गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसी को लेके वो लोगों को रेशन करता था, जिस शहर में बेचता था। एक और चीज़ था कि वो इक्वलिटी पर बहुत ध्यान दे रहा था कि लोगों का मतलब जो सोसाइटी में डिफरेंसेस थे, कि जो अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं या डिफरेंट स्टेट्स के लोग, जैसे 18th सेंचुरी डिफरेंसेस थे, वो डिफरेंस को कम करने की कोशिश में उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जो कि उस समय बहुत ही अजब तरीके से देखा जाता था। जैसे कि ही मेड द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर, जो वाइट फ्लावर जो हुआ करता था, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, उसे उसने पूरी तरह से फॉरवर्ड कर दिया। ऑल सिटीजन रिक्वायर्ड टू ईट द, सब लोगों को एक ही आटा या एक ही रोटी ब्रेड खाने का बोला गया, जिसे पेन द इक्वलिटी ब्रेड कहा गया जाने लगा। इट वॉज अ लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ मेड अप ऑफ होल व्हीट, एक होल व्हीट का ब्रेड था, उसे हर लोगों को सेम ब्रेड खाने के लिए, मतलब लोगों के खाने पे भी वो इक्वलिटी देखता था। तो इट वॉज स्ट्रिक्ट, ही वॉज ऑन पॉलिसी, अपनी पॉलिसीज से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। ओके, सो ही ऑल्सो wanted to equality in the social forms and the addresses, so he removed the traditional titles like sir, फ्रेंच में सर का मोजियो कहते हैं, मोजियो टाइटल, मैडम फॉर मैडम,
all these titles, he removed the titles. Instead, he referred to as the citizen, as a citoyen, citoyenne. The Frenchman as citoyen. Frenchman was refers to as the citoyen, and Frenchwoman was citoyen. This means citizen. Okay, there were no sir and madam. Everyone was the citizen of the state. The churches were shut down. The buildings were converted into barracks and offices. So these were policies of the Robespierre. One more policy of him was that he abolished the slavery system in the French colonies. Okay, we'll discuss in the next slide. So abolition of slavery. This was one of the most important or most popular work done by the Robespierre. The social reforms done by the Robespierre. Okay. There was slave trade in the which began in 17th century between the Europe, Africa, and America. Okay. Mostly because there was major demand of the indigo, sugar, and tobacco, coffee, etc. in the European countries. Okay, but the major supplier was important suppliers of them were Martinique, Codelpo, San Domingo. Now all these places the local the people from the America, the people from the local regions, or they don't used to work. These places were large plantation और large fields. ये बहुत से बड़ा फील्ड हुआ करता था या प्लांटेशन हुआ करता था जहाँ पे लोग काम करना नहीं चाहते थे. जो लोग वहाँ के लोग वहाँ पे काम करना नहीं चाहते थे. तो बहुत लेबर्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुआ करता था. ओके, यूरोपियंस जो थे वो दूर जाके काम करना पसंद नहीं करते थे, अपने घर से दूर जाके काम करना. तो बहुत देर वो शॉर्टेज ऑफ लेबर्स ऑन द जो प्लांटेशन हुआ करते उसमें. सो ये जो सिस्टम, ये जो शॉर्टेज ऑफ लेबर्स था, इसको पूरा करने के लिए एक ट्रेड चलता था, स्लेव ट्रेड, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका. इसकी वजह से स्लेव ट्रेड चलता था. क्या होता था इसमें, स्लेव्स को टाइटली पैक किया जाता शिप्स में. 3 महीने के लंबा वह अटलांटिक से कैरेबियन उनको भेजा जाता था प्लांटेशन वर्कर्स को. ओके, तो ये सिस्टम मतलब बहुत ही एक तरीके का ख़राब सिस्टम था जहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया था. स्लेव्स को उनको ज़बरदस्ती पैक करके उनको खरीद भी की हुआ करती थी, जिससे उनका बोली लगता था. उनको बेच के खरीद के पैक करके भेजा जाता था, शिप्स में भर के उन लोगों को भेजा जाता था काम करने के लिए. और वहाँ पे उन लोग दिन रात काम करवाया जाता था. दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स, उनको बेचा जाता था प्लांटेशन ओनर्स को वहाँ पे ले जा के. तो दिस बिकॉज टू मीट द डिमांड, जो डिमांड जो कॉफ़ी, टी, टोबैको का जो डिमांड था यूरोपियन कंट्रीज में, उस डिमांड को मीट करने के लिए ऐसा किया जाता था. तो इसके खिलाफ रॉबस्पियर ने एक अच्छा, या जैकोबिन्स जो गवर्नमेंट था उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि इसी उन्होंने एबॉलिश कर दिया था इन 1794 टू फ्री ऑल द स्लेव्स ऑफ द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन. नेशनल असेंबली में भी बहुत सारे डिस्कशंस किए थे इसके ऊपर अबाउट द स्लेवरी सिस्टम इन द फ्रेंच कॉलोनीज, लेकिन उन्होंने उसके लिए कुछ काम नहीं किया था क्योंकि दे वर स्केयर्ड ऑफ द, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन दे वर प्रॉफिटेड फ्रॉम द इनकम डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम. ओके, अल्टीमेटली लेकिन जब नेपोलियन आया तो फिर से इस सिस्टम को वापस ला दिया गया, स्लेव सिस्टम को, और फाइनली स्लेव सिस्टम एबॉलिश इन 1848. ओके, सो हमने देखा कि जैकोबिन जो था, जैकोबिन्स गवर्नमेंट फॉर्म हुआ जिसे कन्वेंशन कहते हैं, और उसका लीडर जो था रॉबेस्पियर था. लेकिन रॉबेस्पियर की जो पॉलिसीज इतने हार्श थे कि उसके खुद के जो लीडर्स थे उसके खिलाफ हो गए, जो खुद के पार्टी के जो सपोर्टर्स जो थे वो उसके खिलाफ हो गए. और अल्टीमेटली इन जुलाई 1794 ही वॉज guillotined. He was convicted by the court and he was guillotined. खुद को उसे मौत की सज़ा दे दी गई. तो जैकोबिन जैसी इसकी मौत के बाद, about the death of after the death of the Robespierre, the न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जहाँ पे पावर जो था वो एक आदमी के पास नहीं हो, क्योंकि उन्होंने रॉबेस्पियर का जहाँ पे देखा था कि रॉबेस्पियर का जो पावर था उसने पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया था, लोगों को कन्वर्ट किया था. सो फॉर दिस एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. लेकिन यहाँ पे फिर से जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ लोग जो टैक्स नहीं थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, गरीब लोग थे, उनसे फिर से वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया. तो एक तरीके से मतलब जो डर था रॉबेस्पियर का वो सच हो गया.
after his death. Okay, so we cannot say that Robespierre totally wrong. This is a point of debate and discussion. You can discuss about it. बट जैसे ही रॉबेस्पियर की डेथ हुई, लोगों ने जो वोटिंग का अधिकार था, जो नॉन प्रोपेट सेक्शन से उनसे छीन लिया गया. ओनली दोस वर अलाउड टू वोट हु हैव द प्रॉपर्टी. ओके, इट वाज 2 इलेक्टेड. तो इस सिस्टम में 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया. ओके, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया और साथ साथ उसके साथ अपॉइंट किया गया एक डायरेक्टरी. ओके, डायरेक्टरी वाज जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वो अपॉइंट करता था डायरेक्टरी को, उसके हेड में, उसके ऊपर डायरेक्टरी को अपॉइंट करता था. इट मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स. 5 मेंबर इसलिए रखा गया ताकि कोई पावर किसी एक के हाथ में ना हो. जिस तरह से किंग अपॉइंट होता था ना, या जैसे कि लेजिस्लेचर हुआ, लेजिस्लेचर ने इलेक्ट किया अपने लिए, लीडर इलेक्ट किया, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, जैसे कि रॉबेस्पियर था. तो यहाँ पे इस तरह से डायरेक्टली इलेक्ट हुआ था. डायरेक्टली इलेक्ट करते थे लेजिस्लेटिव, डायरेक्टली पीपल इलेक्ट नहीं करते थे, लेजिस्लेटिव इलेक्ट करते थे. और उसमें भी जो डायरेक्टिव हुआ था उसमें 5 मेंबर हुआ करते थे. एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स. ओके, सो द डायरेक्टर्स ऑफन क्लास, हमेशा जो डायरेक्टर्स और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके हमेशा मतपटाव हुआ रहता था. तो वो धमकी देते थे कि तुमको हटा देंगे. तो शिकार हमेशा ही, मतलब अगर कुछ पॉइंट पे डिसएग्री हुआ लेजिस्लेचर और डायरेक्टरी, लेजिस्लेटिव डायरेक्टरी को, डायरेक्टर्स को हटा देते थे. तो इसके कारण एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया था, सिस्टम में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया था. इस समय वहाँ तो एक मिलिट्री रूल के लिए एक रास्ता बन गया. और वहाँ पे एक मिलिट्री जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट, ये उसके लिए एक मिलिट्री डिक्टेटर बनने का एक मौका आ गया. इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, हमने देखें कि रिवॉल्यूशन वुमेन्स का क्या रोल था फ्रांस सोसाइटी में. ओके, तो वुमेन्स ने भी बहुत से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनिशियली रिवॉल्यूशन में, लेकिन उन्हें उसका फ़ायदा नहीं हुआ. दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, क्योंकि 1791 में उन्हें पैसिव सिटीजन बना दिया गया, उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया ही नहीं गया किसी भी वुमेन को. ओके, लेकिन उसमें कुछ गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए जैसे वुमेन्स का जो वे ऑफ लाइफ था, जो उनका जो तरीका था जीने का, उसको इम्प्रूव किया. जैसे कि दे मेड स्कूलिंग कंपल्सरी फॉर गर्ल्स, not girls cannot be married without the will, making divorce illegal. These were the some events, some policies of the National Assembly which gave women some benefits, but they didn't give their rights because they didn't have the voting rights. During the reign of terror, the new government issued laws, special laws established कि women's club को भी बंद कर दिया गया. जब नेशनल में कुछ women's political clubs भी बहुत से राइज हुए थे, and they were working too hard. So ultimately France got it. Women of France got the vote right in 1946, about 200 years after the French Revolution. Okay, yeah, we discussed the French Revolution 1789, 1791. Their first constitution was drafted, but they got the voting rights in 1946 after 200 years almost. Okay. So thank you, friends. In this lecture, we have discussed how the France became democracy from the constitutional monarchy, and what was the period called the Reign of Terror under the Jacobins Club. Okay, so after the fall of Robespierre, Jacobins, and we discussed about the abolition of different policies of Robespierre. Among these was equality bred, the abolition of the titles like Sir and Madam. Okay, and abolition of slavery. So at last the Robespierre was guillotined, and the directory rule came into France, where all the rights of the citizens of the citizens who were weaker section of society, they were taken off, and the new rule of directors were formed, which didn't work and leads to the political instability and the fall of the way for the rise of military dictator or military leadership in France. And if the military dictatorship, then the France, you can see the whole हम पूरा देख सकते हैं कैसे फ्रांस एक मोनार्की से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, फिर उसके बाद एक रिपब्लिक बना, फिर वो डायरेक्टरी रूल बना, फिर अल्टीमेटली वो फिर एक डिक्टेटरशिप में चला गया. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द नेपोलियन, राइज ऑफ नेपोलियन एंड हिज पॉलिसीज. विल ऑल्सो डिस्कस सम पॉइंट्स, कुछ जो स्पीच थे रॉबेस्पियर और उनके अगेंस्ट में, उस स्पीचेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या रॉबेस्पियर की पॉलिसी सही थी, सच में सही थी या गलत थी. ओके, and we'll make a conclusion that how the French Revolution became a legacy for the whole world. कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरी दुनिया के लिए एक लेगेसी बन गया कि आज हमें पढ़ना पड़ा, क्योंकि इसी ने लोगों के अंदर एक लिबर्टी, इक्वलिटी, जो भावना है
ये सब जो फीलिंग्स है वो लोगों के अंदर पैदा किया, और उसी वजह से जो कि पूरे वर्ल्ड ने अपनाया है इसे ड्यूरिंग देयर रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द फॉर द इंडिपेंडेंस और liberty. Okay, so thank you friends, hope you enjoy the lecture. Please click on the subscribe button and like the video. Thank you. If you have any doubts, please mention it on the comment section. I will clear it off. You can get all the answers of the questions in from this video lectures. आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे इसमें। कुछ क्वेश्चंस भी जो मैं पूछता हूँ कि आप देखोगे तो इसी के बीच से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।